हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने टैली प्राइम की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे हम फाइनेंशियल ईयर चेंज करते हैं। फाइनेंशियल ईयर चेंज क्यों किया जाता है, हम आज की क्लास में समझेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने एमएस वर्ड पे और यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर होता क्या है और इसको क्यों चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, मैंने लिखा हुआ है पॉइंट टू पॉइंट, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है, जैसा कि हमें पता है कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और वही 31 मार्च को एंड होता है। ठीक है, हमेशा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही चलता है। ठीक है, इस साल का अगर 1 अप्रैल का फाइनेंशियल ईयर था, अगले साल के 31 मार्च इसका एंड होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे मैंने लिखा है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। ठीक है, इन सभी ईयर का क्या होगा आप देख सकते हो। जैसे 2020 2021 इसका फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। वैसे 2021-2022 का फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। ठीक है, हमेशा जो ईयर होता है कंपनी के अंदर उसको ऐसे लिखा जाता है, दो ईयर लिखे जाते हैं साथ में। जैसे 2021 से 22, 2023-24, 2025-26 का प्रॉफिट क्या है, 2027-28 का लॉस या प्रॉफिट क्या है, तो ऐसे बताया जाता है फाइनेंशियल ईयर। तो 2022 और 23 का फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक। और वही 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। तो ये फाइनेंशियल ईयर होते हैं। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, अभी तक हमने कंपनी को 2023-2024 में बना रहे हैं, जिसमें 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024। ठीक है, ये हमारा एक तरह से फाइनेंशियल ईयर है जिसके अंदर हमने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे 2024 लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया। अभी तक हमारी जो कंपनी थी, अभी जो ईयर चल रहा था वो चल रहा था 2023 टू 2024, जिसके अंदर हमने जितने भी ट्रांजेक्शन्स अभी तक के किए हैं इसमें हमने रिकॉर्ड किया था। ठीक है, अगर हम अब फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, अगर हम 1 अप्रैल 2024 को या आगे किसी भी डेट के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तब हमें एरर शो होने लग जाएगा। जैसे अब हम चलते हैं टेली प्राइम पे और समझते हैं ये क्या बताया जा रहा है। तो हम गए अपने टेली प्राइम पे, टेली प्राइम पे रहते हुए, ठीक है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे करंट पीरियड में लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो यही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो भी रिकॉर्ड किया होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में ही रिकॉर्ड किया होगा। परचेज, सेल, कॉन्ट्रा, जितने भी ट्रांजेक्शन, जितने भी वाउचर बनाए होंगे, ये सारे के सारे इसी में रिकॉर्ड किया होगा। अगर हम वही वाउचर पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम रिकॉर्ड करते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन्स को, जैसे यहाँ पे पेमेंट है, अगर मैं F9 प्रेस करूँ, ठीक है, F9 प्रेस करने के बाद F2 प्रेस करूँ और यहाँ पे मैं 2 अप्रैल 2024, तो मैं एंड की प्रेस करूँगा और बैक स्पेस से काट के 24 कर दूंगा। ठीक है, और एंटर कर दूंगा, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कॉर्नर पे आने लग गया डेट कैन नॉट बी अबव द करंट पीरियड। मतलब कि अभी जो चल रहा है हमारा फाइनेंशियल ईयर वो चल रहा है 31 मार्च तक, मतलब वो 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024। अब 31 मार्च 2024 के बाद के डेट का अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स हुआ, जैसे अभी मैं जो डेट यूज़ कर रहा हूँ वो 31 मार्च 2024 के बाद का डेट है, जो कि है 2 अप्रैल, या फिर ये 10th मंथ है ना, अगर मैं 10th मंथ की जगह 4 मंथ भी करूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैंने 4 मंथ कर दिया। ठीक है, एक सेकेंड, या फिर मैं इसको काट ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया 1 अप्रैल 2024।
ठीक है, और जैसे ही एंटर करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा कि आप जो रिकॉर्ड कर रहे हो 1 अप्रैल 2024 का, ये एक तरह से फाइनेंशियल ईयर के बाद का डेट है। ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते हो। ठीक है, बस ये सिंपल सा बोल रहे हैं नहीं कर सकते हो, तो भाई क्यों नहीं कर सकते हम, तो इसको ही हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो बैक टू द वाउचर, हम अपने वाउचर पे चले जाते हैं। ठीक है, और हम समझते हैं अपने एम एस वर्ड की मदद से कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। तो हमने फोर्थ पॉइंट अभी किया कि हम 1 अप्रैल 2004 या किसी भी डेट को ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, या फिर इसके आगे के डेट को, तो हमें एरर शो होने लग जाएगा। और ये एरर मैंने आपको जस्ट बता दिया कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर्स के बाद का डेट, कोई भी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके बाद के डेट पे, ठीक है, कोई भी आप एंट्री रिकॉर्ड करोगे, जैसे कोई भी वाउचर रिकॉर्ड करोगे, तो वहाँ पे एरर शो होने लग जाता है। ठीक है, ठीक है, अभी हम ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस शीट में ये जाकर देखेंगे, एक एक आइटम को चेक करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे क्या ये ओपनिंग बैलेंस में शो हो रहा है क्या। इसका क्या मतलब हुआ कि चलो अभी हम अपने एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर में हैं और हम एक एक जगह पे जाकर चेक करते हैं। जैसे कि हम गए प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में चलते हैं। इसके लिए हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाएंगे और ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे और ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल है, ठीक है, बैंक लोन है, ये जितने भी है इस पे बस एंटर करना है। तो ये देखो हमारा ओपनिंग बैलेंस में कैपिटल तो शो नहीं हो रहा, हमारा अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ओपनिंग बैलेंस इसके ऊपर है जो कि कुछ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सिलेक्शन जाएगा भी नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर ही हमने कंपनी स्टार्ट किया था और ये 1 अप्रैल के बाद के सारे ट्रांजेक्शन्स है, इसीलिए ओपनिंग बैलेंस में कुछ नहीं शो हो रहा है। ठीक है, चलो कैपिटल देख लिया, बैंक लोन देखते हैं जी। बैंक लोन पे क्लिक किया हमने, तो ये देखो अक्टूबर में हमने बैंक लोन लिया है, जो भी लोन लिया है, ठीक है, तो ये अक्टूबर में शो हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस में शो नहीं हो रहा है। फिक्स एसेट के अंदर फर्नीचर में जाके देखते हैं, ये भी अप्रैल में दिखा रहा है कि 1 अप्रैल को ही हमने फर्नीचर परचेज किया है। ठीक है, मशीनरी देख लेते हैं, ठीक है, ये भी 1 अप्रैल को किया गया है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास, हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमारे पास कुछ नहीं था। ठीक है, हमने कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं डाला था, इसलिए ओपनिंग स्टॉक में नहीं दिखाई पड़ रहा है। बाकी आप लोगों के जो भी ओपनिंग स्टॉक है उसमें दिखाई पड़ सकता है, अगर आपने ओपनिंग स्टॉक में कुछ भी आइटम डाला होगा तो। ठीक है, संडे डेटर पे एंटर मारते हैं, इस पे एंटर मारते हैं तो पता चलता है कि 1 अप्रैल से संडे डेटर भी हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, सेल्स देख देते हैं, सेल्स कब का दिखा रहा है, तो सेल्स 2 दिखा रहा है कि अक्टूबर में दिखा रहा है कि अप्रैल में दिखा रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे जितने भी आइटम है, ठीक है, ये आइटम 1 अप्रैल के बाद के हैं, मतलब ओपनिंग बैलेंस में सबसे ऊपर ओपनिंग बैलेंस आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये ट्रायल बैलेंस था। अब ट्रायल बैलेंस के बाद हम चलते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ऑल्ट F1 से थोड़ा एक्सपेंड कर लेंगे, तो ये जितने भी आपको आइटम दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर एसेसरीज हो, ओपनिंग स्टॉक में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, परचेज हो, परचेज पे हमने क्लिक किया, एंटर किया, तो ये परचेज बता देगा कब कब हुआ है, तो ये 2 बार परचेज हुआ है, एक 1 अप्रैल को और एक अक्टूबर में। ठीक है, वैसे ही वेजेस कब दिया है हमने, वेजेस पे क्लिक कर दो तो अक्टूबर में हमने दिया है। ठीक है, इधर आ जाओ, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 31 मार्च को शो होगा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास जो सामान नहीं बिका है वो कीबोर्ड माउस वेबकैम है, इतने इतने पीसेस का क्लोजिंग बैलेंस दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, सेल्स पे जाके हम देख सकते हैं 2 बार सेल्स हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से हम चाहे तो बैलेंस शीट से भी देख सकते हैं। बैलेंस शीट पे गए, ऑल्ट F1 दबाया और ऑल्ट F1 के बाद आप यहाँ से बैंक लोन, संडे क्रेडिटर, कुछ भी देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और फिर से क्लिक करें तो ये बता देगा ये कब का संडे क्रेडिटर है। तो यहाँ पे 2 बार संडे क्रेडिटर हुए हैं। ठीक है, एक बार अप्रैल में और एक बार अक्टूबर में। ठीक है, तो ये हमारे लिए संडे क्रेडिटर है। ओके, संडे क्रेडिटर के बाद आप ये देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस जो दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इस पे एंटर करेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुल गया है और यहाँ पे बता रहा है कि देखो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आया हुआ है। तो अगर आप बैलेंस शीट पे रहते हुए प्रॉफिट एंड लॉस पे अगर क्लिक करते हैं तो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस का ही हमारा ओपन हो जाता है रिपोर्ट, और यहाँ पे बताया जाएगा कि देखो जी लास्ट में हमारा प्रॉफिट निकल के आ रखा है 1,99,000। ओके,
होप सो आपको समझ में आ चुका है कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ओपनिंग बैलेंस आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने ओपनिंग बैलेंस रखा ही नहीं था। जो हमने लेटेस्ट में हमने जितने भी कंपनियां बनाई थी जैसे महादेव कंप्यूटर का, उसमें ओपनिंग बैलेंस रखा ही नहीं था, इसलिए ओपनिंग बैलेंस हमें शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं एमएस वर्ड पे और देखते हैं आगे क्या लिखा है। ठीक है, हमने देख लिया कि यहाँ पे 5th पॉइंट पे अभी हम ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में जाकर सभी आइटम को एक एक करके चेक करेंगे, ठीक है। या हम देखेंगे कि क्या ओपनिंग बैलेंस में शो हो रहा है, तो इसका आंसर है शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपने ओपनिंग बैलेंस में डाला होगा तभी शो होगा। अब 6th पॉइंट पे देखते हैं। अब हम फाइनेंशियल ईयर को चेंज करेंगे, बट इससे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करना होगा कैपिटल अकाउंट में। चलिए, इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल ईयर अब हम चेंज करना करेंगे। फाइनेंशियल ईयर चेंज क्यों करते हैं, देखिए, अगर हमारा ये एंड कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है जो कि 31 मार्च 2024 को होने वाला है, ठीक है। इसके बाद जब भी हम 1 अप्रैल से एक नया साल के अंदर, मतलब 2024 टू 2025 में हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे उसके लिए हमें सबसे पहले अपने फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, इसको चेंज करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025 करना पड़ेगा। इसे करने से पहले हमें क्या करना है, हमें अपने प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। देखो, लास्ट में जो भी प्रॉफिट होता है, ठीक है, जैसे मान लो कि एक दुकानदार को लास्ट में प्रॉफिट हुआ 10 रुपये का, ठीक है, तो फिर अगले साल ना उसका एक तरह से क्या हो जाता है, वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, मतलब उसका अपना पैसा हो जाता है, ठीक है। जो भी प्रॉफिट होता है ये कहीं ना कहीं अपना पैसा हो जाता है, अपना पैसा अपना रुपया को कैपिटल बोलते हैं। तो अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग से शो हो रहा था, अभी हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो आप ये देखोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,99,000 था, आप देख सकते हो सबसे लास्ट में 1,99,000। बैलेंस शीट में जाके देखने से ज़्यादा सही से समझ आएगा कि अभी कितना शो हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,99,000 और कैपिटल अकाउंट कितना शो हो रहा है, 5,40,000। और इसमें अगर 5,40,000 में 1,99,000 अब ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमारा कैपिटल कितने से शो होने लग जाएगा, 2 लाख इसमें ऐड कर लो तो 7,40,000 हो जाएगा, उसमें 1,000 माइनस कर दो तो 7,39,000 हो जाएगा। तो 7,39,000 से हमारा कैपिटल, जो आपको ये कैपिटल दिखाई पड़ रहा है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, तो ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें जर्नल वाउचर बनाना होगा, ठीक है। अब हमें जर्नल वाउचर बनाना होगा, जर्नल वाउचर से ही हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने वाउचर पे। यहाँ पे रहते हुए हमें जाना है सबसे पहले वाउचर, ठीक है। वाउचर पे जाने के बाद, ठीक है, और हम किस डेट को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, तो हम सबसे पहले जर्नल वाउचर पे जाते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो F2 प्रेस करके कि 31 मतलब लास्ट डेट को हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो हम डाल देते हैं यहाँ पे 31 मार्च, एंटर मार देते हैं, अपने आप ही 31 मार्च 2024 ले लेगा। अब यहाँ पे जर्नल वाउचर है, ठीक है, यहाँ पे बाय है, टू है, इसको डेबिट क्रेडिट में हम लोग चेंज कर लेते हैं। F12 दबा के पहले वाले को यस करके एंटर करके कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में शो हो रहा है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओगे, कैपिटल और प्रॉफिट मतलब कि रिवेन्यू, ये दोनों ही बढ़ते हैं तो क्या होता है, घटते हैं तो क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अगर बढ़ता है, क्योंकि ये रिवेन्यू होता है, और रिवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और घटता है तो डेबिट होता है। सेम कैपिटल भी होता है, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और घटता है तो डेबिट होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या क्या है जी, यहाँ प्रॉफिट, प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैपिटल को, प्रॉफिट को कैपिटल, कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसमें
कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही हम प्रॉफिट का पैसा कैपिटल में ऐड करेंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगा और प्रॉफिट का पैसा सारा चला जाएगा कैपिटल में, प्रॉफिट घट के जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ घट के जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट कम हो रहा है, तो प्रॉफिट कम होता है मतलब रिवेन्यू कम होता है तो डेबिट होता है, और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी। तो चलिए, अभी जो चीज़ें डेबिट होता है, जो चीज़ें और जो क्रेडिट होता है उसको हमें डेबिट क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेबिट क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करेंगे और डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो जी यहाँ पे प्रॉफिट मतलब कितना प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ पे शो हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे 1,99,000, तो यहाँ पे डाल देंगे 1,99,000। ठीक है, और एंटर कर देंगे। ठीक है, अपने आप ही कैपिटल पे आ जाएगा। सी आर के अंदर अगर सी आर ना लिखा हो, डी आर लिखा हो, तो आप यहाँ पे सी पुट करके इसको एंटर करें। जहाँ पे यहाँ पे सी आर दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ पे अगर डी आर आता है तो यहाँ पे सी लिख के एंटर करें तो यहाँ पे सी आर आ जाएगा, और यहाँ पे कैपिटल को ऑप्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया 1,99,000। ठीक है, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर हम नरेशन पे जाके, ठीक है, हमें लिखना है प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने बैलेंस शीट में और देखते हैं क्या हुआ है। तो बैलेंस शीट पे हम लोग गए। ठीक है, आप ये देखोगे कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो 2 लाख मतलब कि वो 1,99,000 से बढ़ चुका है। मैंने बताया था आपको कि 7,39,000 हो जाएगा, और ये कैपिटल अकाउंट 7,39,000 हो गया है। और प्रॉफिट में अगर मैं ऑल्ट F1 से अगर मैं जीरो कर दूँ, मतलब इसका कोई एक्सपेंड ना करूँ, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास अब जीरो है। ठीक है, क्योंकि बैलेंस कितना था, 1,99,000 था, और करंट पीरियड में ट्रांसफ़र कितना हो गया, 1,99,000। तो एक तरह से इसका यहाँ से ये जाने के बाद इसका इफेक्ट जीरो रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कुछ शो नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो इधर की तरफ में कुछ शो नहीं हो रहा, मतलब जीरो है, और इसी ये पैसा कहाँ चला गया, कैपिटल अकाउंट में। लास्ट में हमेशा फाइनेंशियल ईयर चेंज करने से पहले अपने प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, और लॉस को भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो होप सो इतना आपको समझ आ चुका है कि कैसे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, अब हम स्केप से बैक जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको बैलेंस शीट होप सो समझ में आ गया है कि हम कैसे बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस को कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। अब हम करेंगे फाइनेंशियल ईयर को चेंज। फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पे रहना पड़ता है, और यहाँ पे हम ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे करंट पीरियड आ जाता है फ्रॉम और टू, मतलब इस बार करंट पीरियड क्या होगा, 1 अप्रैल 2024 से, मतलब पहला ही हम जो यहाँ पे 2023 लिखा हुआ है, यहाँ एंड बटन प्रेस करेंगे और बैक स्पेस से काट के यहाँ पे 2024 कर देंगे, और कहाँ तक जाएगा, अगले साल 2025 तक। ठीक है, तो अब एंटर मारेंगे, अब डाल देंगे यहाँ पे एंड बटन को प्रेस करके इसको 25 कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमारा करंट पीरियड चेंज हो जाएगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आप ये देखोगे करंट पीरियड जो है यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 हो गया है टू 31 मार्च 2025। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद, ये होने के बाद, अब देखो अब दोबारा से बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या शो हो रहा है, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हैं और रिपोर्ट के अंदर इस पे एंटर करते हैं, तो अब देखो परचेज जीरो हो चुका है, डायरेक्ट एक्सपेंस जीरो हो चुका है, सेल्स जीरो हो गया है, क्योंकि इस साल इस करंट पीरियड के अंदर इस फाइनेंशियल ईयर में अभी हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, और आप ये देखोगे कि ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे 76,000 आ गया, पहले ओपनिंग स्टॉक नहीं था।
आप ध्यान दिए हो तो यहाँ पे पहले ओपनिंग स्टॉक नहीं था, मैं अभी दोबारा से दिखाऊंगा। अब यहाँ पे कितना आ गया 76,000। और ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ से आया है, तो मैं बता दूँ जो क्लोजिंग स्टॉक था लास्ट ईयर का वही इस बार ओपनिंग स्टॉक बन गया है। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं इस साल का वही ओपनिंग स्टॉक हो गया है। तो मैं दोबारा बैक करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ गेटवे ऑफ टैली पे, और 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025 आ रहा है, ठीक है। मैंने कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, कुछ नहीं की, बस मैं बैक कर दूँ ना, अगर मैं एस्केप दबा के मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, क्विट कर देता हूँ, ठीक है, और दोबारा से टैली ओपन करता हूँ, ठीक है। तो दोबारा से ये टैली ओपन होने लग गया, और आप देखोगे तो आप ये देखोगे कि जो हमने डेट फाइनेंशियल ईयर चेंज किया था, ये दोबारा ही पहले वाला फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। मतलब 2024 की जगह इस बार फिर से 2023 टू 2024 हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर हमारा फिर से चेंज हो गया, जबकि हमने 2024 टू 2025 किया था, और यहाँ पे अब फाइनेंशियल ईयर कितना आने लग गया 2023 टू 2024। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ तो आ गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने करंट पीरियड चेंज करने के बाद भी ये फिर दोबारा पहले वाला आ जा रहा है जब हम इसको बैक कर रहे हैं। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने कोई एंट्री रिकॉर्ड की नहीं न्यू ईयर में। अगर हम नया एक भी एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे तो फिर यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा, फिर ये 2024 टू 2025 आने लग जाएगा, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब ये देखो पहले वाला करंट पीरियड आ गया, और हम जाते हैं बैलेंस शीट में। आप बैलेंस शीट में ये देखोगे यहाँ पे जो करंट एसेट के अंदर ऑल्ट F1 दबाने के बाद यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, ये अभी शर्मा जी ऑल इन वन स्टोर आ रहा है। मैं इसको चेंज करके क्या कर देता हूँ, मैं अपने पुराना वाला ले लेता हूँ, सेलेक्ट कंपनी, और यहाँ पे महादेव कंप्यूटर। तो आप ये देखोगे इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 76,000 है। मतलब कि जो हमारे पास लास्ट में जितना स्टॉक रह गया हमारे शॉप के अंदर वो 76,000 का है, ठीक है। यही नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितने का दिखाई पड़ रहा है, 76,000 का, और ओपनिंग स्टॉक आपको दिखाई पड़ ही नहीं रहा है। अब ये अगले साल यही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक में बदल जाएगा। कैसे बदलता है मैं बताता हूँ। अगर हम कोई भी शॉप चला रहे हैं, हमने यहाँ पे 10,000 रुपये का माल भर दिया है, ठीक है, स्टॉक में, और मान लो हमने कोई नया स्टॉक खरीदा नहीं, और 3,000 का स्टॉक बिका है पूरे साल भर में, तो लास्ट में कितने का स्टॉक दिखाई पड़ेगा, तो 10,000 में से 3,000 का तो सेल हो गया, तो बचेगा 7,000 का स्टॉक। अब ये जो 7,000 का स्टॉक हमें जो दिखाई पड़ेगा ना, अब यही अगले साल ओपनिंग स्टॉक में दिखाई देने लग जाएगा। मतलब कि हमारे लिए ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, जो भी क्लोजिंग में बचा है उस, मतलब कोई भी दुकान के अंदर सामान लास्ट में बच जाता है तो अगले दिन तो स्टार्टिंग में भी तो वही सामान होता है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक जितना हमें शो हो रहा है तो अगले दिन मतलब कि जो न्यू फाइनेंशियल ईयर में भी उतना ही सामान हमें शो होने लग जाएगा अपने बिजनेस में, तो उसको हम ओपनिंग स्टॉक के नाम से जानेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी शॉप में लास्ट में जितना भी सामान या फिर गुड्स बोल सकते हैं, गुड्स रह जाता है वही नेक्स्ट डे हमें शो होने लगता है। मान लेते हैं कि शॉप में लास्ट में जितना भी सामान, लास्ट का मतलब इवनिंग में, ये इवनिंग मान लो, ये बस एग्जांपल के लिए है। अगर मैं इवनिंग यहाँ पे लिख दिया, इवनिंग में, ठीक है, जितना भी सामान होगा तो नेक्स्ट डे के मॉर्निंग में, नेक्स्ट डे के मॉर्निंग में हमें वही सामान सोने लग जाता है, सेम सामान, ठीक है। तो एक तरह से जो क्लोज में जो रात में दिखाई दिया जितना रह गया था लास्ट में सामान, उतना ही सुबह, क्योंकि रात को तो बिकेगा ही नहीं सामान, तो वही चीज़ें सुबह दिखने लग जाती है। तो सेम वैसे ही फाइनेंशियल ईयर का है, 31 मार्च को जितना सामान रह गया है वो 1 अप्रैल को एक न्यू ओपनिंग स्टॉक के नाम से हमें शो होने लग जाता है, ठीक है।
तो अब देख सकते हो क्लोजिंग स्टॉक 76,000 रुपीज़ है। अब जैसे ही फाइनेंशियल ईयर में चेंज करता हूँ गेटवे ऑफ टैली पे आके ऑल्ट F2 के साथ मैं फाइनेंशियल ईयर को एंड की प्रेस करके यहाँ पे 4 कर देता हूँ, फिर एंटर, फिर एंड की प्रेस करके इसको 5 कर देता हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैंने चेंज किया, ठीक है, अब इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में देखो क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा 76,000 और ओपनिंग स्टॉक भी हमारा 76,000 हो जाएगा। मतलब जो लास्ट में रह गया था इतने का स्टॉक वो हमें अगले साल 1 अप्रैल को भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और हमने कुछ इसमें से सेल वगैरह नहीं किया है तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमें सेम वही दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही बैलेंस शीट में हम लोग जाएंगे, बैलेंस शीट में भी ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो देखो क्लोजिंग स्टॉक अभी भी यहाँ पे भी 7600 दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ चुका है। ओके जी, और ट्रायल बैलेंस में भी जाके देख लेते हैं। तो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे जाएंगे, ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे और ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे। ठीक है, तो आप कैपिटल में देख सकते हो, ठीक है, सब में ही देख देख सकते हो। ठीक है, तो कैपिटल हमारा इतने से दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, बैंक लोन, हमारा बैंक लोन पे क्लिक करेंगे तो देखो इस बार अप्रैल में जून में नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब हमें दिखाई पड़ रहा है ओपनिंग बैलेंस में। ऊपर देखोगे ये ओपनिंग बैलेंस में आ चुका है। संडे क्रेडिटर पे जाके क्लिक करोगे ये भी हमारा, फिर इस पे क्लिक करोगे तो ये भी हमारा ओपनिंग बैलेंस में दिखाई देगा। अब जितने भी लास्ट ईयर में अप्रैल मई जून जुलाई के जितने भी क्रेडिटर, डेटर, स्टॉक, बैंक लोन, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, जो भी हमारे बीच में हमारे पास आया हो किसी भी ईयर के, मतलब कि लास्ट ईयर के बीच में आया हो या लास्ट में आया हो, लेकिन न्यू फाइनेंशियल ईयर में ये ओपनिंग बैलेंस शो होने लग जाता है। ठीक है, वैसे फर्नीचर पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे ओपनिंग बैलेंस में ही शो हो रहा है। ठीक है, मशीनरी पे भी क्लिक करेंगे तो ये भी ये ओपनिंग बैलेंस में शो हो रहा है। ठीक है, सन्डे डेटर पे क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा ओपनिंग बैलेंस में ही शो होगा क्योंकि लास्ट ईयर का है और ये इस साल हमारा ओपनिंग बैलेंस ही कहलाएगा। तो ये तो समझ में आ गया है कि ओपनिंग जैसे ही हम लोग फाइनेंशियल ईयर चेंज करते हैं तो ये ओपनिंग बैलेंस में दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, तो अब करंट पीरियड क्या है, 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025। अब इसके अंदर हम एक वाउचर एंट्री कर लेते हैं। तो हम जाते हैं वाउचर पे और यहाँ पे F9 प्रेस करके कोई कोई भी चीज़ को परचेज कर लेते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को ही हम परचेज करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम के अंदर हम JN क्रिएटर से परचेज कर लेते हैं। कंट्रोल ए परचेज स्पेस और हम परचेज करते हैं स्पीकर स्मॉल। ठीक है, और हम ये करते हैं 100 पीस। किस रेट पे, 500 के रेट पे हम परचेज कर रहे हैं 50,000 का। कंट्रोल A से एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमें डी बुक में जाके देखना है। ठीक है, तो डी बुक में हमारी एक ही एंट्री दिखाई पड़ेगी। ऑल्ट F2 दबा दो बेशक से तो आपको एक ही एंट्री दिखाई देगी क्योंकि इस साल हमने जैसे ही फाइनेंशियल ईयर चेंज किया है तो इस साल डे बुक हमें इसी साल का दिखाई देता है। डे बुक में हमें जो भी ट्रांजेक्शन शो होता है वो इसी साल का शो होता है। ठीक है, तो हमें एक एंट्री देखने को मिलने लग जाएगा। ठीक है, अब हमने परचेज किया तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ गया होगा। जैसे मान लो मैं जाता हूँ बैलेंस शीट पे। ठीक है, अब मैंने परचेज किया। ठीक है, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक 76,000 का था, अब कितने का हो गया, 1,26,000 का। और हमें देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 1,26,000 का हो गया। हम पहले कितना था, 76,000 का था, हमने परचेज कितने का किया करा अभी, 50,000 का किया। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का होने लग गया, 1,26,000 का होने लग गया। मतलब इन दोनों को प्लस कर दिया गया। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक और परचेज वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ठीक है, अब मैं परचेज पे एंटर मारता हूँ, फिर एंटर मारता हूँ तो ये दिखाई पड़ रहा है कि अप्रैल का ट्रांजेक्शन है, ओपनिंग बैलेंस में नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, टैली को एक बार बंद करता हूँ, शट करता हूँ, फिर मैं खोल के देखता हूँ कि इस बार क्या डेट चेंज हुआ है क्या। अभी ये जो 2024-25 है क्या ये दोबारा से 23-24 हो जाएगा क्या। तो इसके लिए हम इसके बटन दबा के यस कर देते हैं। हम दोबारा से, हमने बिल्कुल ही क्लोज कर दिया है और दोबारा टैली पे जाके ऑन करते हैं। तो टैली पे जैसे ही मैंने ऑन किया तो मुझे देखने को मिलेगा कि जैसे ही मैंने कोई भी न्यू ईयर में ट्रांजेक्शन्स कर लिया, मतलब कि वाउचर एंट्री मैंने मार दिया, तो उसके बाद वही वाला डेट रह जाता है। मतलब अब डेट चेंज नहीं होगा और जो लेटेस्ट डेट है, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वही हमें शो होने लग जाएगा। ठीक है,
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब 2020, अच्छा ये वाला हमारा आ गया है शर्मा जी ऑल इन वन। हमने किसका फाइनेंशियल ईयर चेंज किया था? तो महादेव कंप्यूटर का। तो सेलेक्ट कंपनी, महादेव कंप्यूटर। ठीक है, तो महादेव कंप्यूटर में आप देख सकते हो यहाँ पे 2023 2004 दिखा रहा है, लेकिन आप अगर आपके में एक ही कंपनी है, मैं क्या करता हूँ, बाकी कंपनी को शट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं कंपनी में जाऊँगा। ठीक है, मैं शर्मा जी ऑल इन वन को शट कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, शट कर दूंगा। ठीक है, शर्मा जी ऑल इन वन को, यस। अब हमारे पास कौन सी कंपनी है? महादेव कंप्यूटर है। ठीक है, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। ऑल्ट F2 के मदद से मैंने इसको कर दिया 2024 और एंड बटन पे कर दिया 2025, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, और मैं देख लेता हूँ डे बुक में एक एंट्री हमें शो होगा ये। ठीक है, परचेज। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बैक मतलब कि बैक चला जाता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, बंद करने के बाद ठीक है, मैं जैसे ही दोबारा से ओपन करूँगा तो यहाँ पे 2023 टू 2004 फिर शर्मा जी हमारा आ गया है। ठीक है, तो ये अगर शर्मा जी नहीं आता, अगर वही आ जाता है जो आपने पहले खोला हुआ है, ठीक है, तो उसमें 2024 टू 2025 आने लग जाएगा। तो एक बार आप खुद से ये करके देखेंगे। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। आप खुद से करके देखेंगे कि एक बार आप जब शट कर देंगे किसी भी कंपनी को, दोबारा खोलेंगे, अगर आपने एंट्री कर दी होगी तो ये वहाँ पे नया जो भी फाइनेंशियल ईयर है ये शो होने लग जाएगा। अगर नहीं होता है तो इन केस तो आप दोबारा से ऑल्ट F2 की मदद से न्यू फाइनेंशियल ईयर लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने वर्ड MS वर्ड पे और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सेवन्थ में लिखा है कोई भी शॉप में लास्ट में इवनिंग में, जैसे ये जस्ट मैंने अभी लिखा था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि इवनिंग में जो भी सामान रह जाता है वो नेक्स्ट डे हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ठीक है, तो वैसे ही फाइनेंशियल ईयर का है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो भी हमारे पास स्टॉक रह जाएगा वो अगले साल के स्टार्टिंग में हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफ़र करके, ठीक है, हम करेंगे जिससे हमारा कैपिटल एक तरह से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये भी हमने करके देख लिया। ठीक है, और आपको मैंने बताया कि हम ट्रांसफ़र क्यों करते हैं कैपिटल में। ठीक है, ताकि न्यू फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट ना शो हो। अगर हम नहीं करते ट्रांसफ़र इन केस, तो हर साल हमें प्रॉफिट शो होने लग जाता। ठीक है, तो जैसे मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि मैं डे बुक में जाता हूँ, डे बुक में परचेज़ है। ठीक है, और हम वैसे लास्ट ईयर के फाइनल, और यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको जीरो दिखाई पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस शीट में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जीरो दिखाई पड़ रहा है। अगर आपने ट्रांसफ़र नहीं किया होता, अगर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया होगा, तो आपको प्रॉफिट हर साल हमें दिखाई पड़ेगा इतना ही इतना ही, मतलब कि सेम प्रॉफिट 1,99,000 का प्रॉफिट था तो वो हर साल ये शो होता 1,99,000 का। तो इसे दूर करने के लिए हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से पहले आप जितना भी प्रॉफिट हो रखा है उसको ट्रांसफ़र कर दें कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, बस यही चीज़ है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे लिखा है, ये वही चीज़ें हैं कि इसके लिए हमें जनरल वाउचर से होकर गुजरना पड़ेगा अगर हमें प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है कैपिटल अकाउंट में तो। ठीक है, अब दोबारा हम ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, इन सबको देखेंगे और देखेंगे क्या इसमें ओपनिंग बैलेंस शो हो रहा है। तो हमने ये भी करके देखा, और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हम न्यू फाइनेंशियल ईयर लेते हैं तो उसके अंदर जितने भी पहले के आइटम थे, चाहे सन्डी क्रेडिटर, स्टॉक हुआ, फर्नीचर, फिक्स एसेट हुआ, जो भी हुआ, ये तीनों में ही, चाहे वो ट्रायल बैलेंस हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो और बैलेंस शीट हो, इस सब में ही ओपनिंग में शो होने लग जाता है। जस्ट थोड़ी देर पहले हम करके देखें, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ऑल्ट F1 ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का बैंक लोन पे क्लिक किया तो ये ओपनिंग में ही शो होगा। ठीक है, ये कौन सा ईयर है पहले एक बार देख लेते, 2024 टू 2025। ठीक है,
ऑल्ट F1, अगर मैं फर्नीचर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है ओपनिंग बैलेंस में, ऊपर देखो ओपनिंग बैलेंस में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और अगर वही मैं चाहता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, तो ये जो भी स्टॉक था वो यहाँ पे भी ओपनिंग बैलेंस में हमें शो हो रहा है, ऑल्ट F1, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, परचेज हमने भी 50,000 का किया वही शो हो रहा है, ठीक है। सेल भी नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि हमने सेल भी नहीं किया है, तो ये भी चीज़ें हमने करके देख लिया है, ठीक है। आप टैली को क्लोज करके फिर से ओपन करके देखेंगे कि क्या फाइनेंशियल ईयर शो हो रहा है, तो ये भी करके हमने देख लिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अब हम 1 अप्रैल 2024 के बाद के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, जिसका फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 होने वाला है। तो हमने 2004-2025 के अंदर 1 अप्रैल को भी हमने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करके देख लिया है। और उसके बाद हम क्लोज करके देखेंगे क्या टैली में फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ। तो देखो यहाँ पे हमें थोड़ा सा एरर शो होने देखने को मिला है कि जब हम फाइनेंशियल ईयर चेंज करने एंट्री करने के बाद, जब हम फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के बाद कोई भी एंट्री करते थे, उसके बाद हम क्लोज करते हैं टैली को, तो हमने ये देखा कि और भी अगर कंपनी होगी उसमें और बैक फाइनेंशियल ईयर की होगी तो ये फिर से बैक शो होने लग जाएगा। अगर कोई भी कंपनी नहीं होगी, एक ही आपने कंपनी बना रखी होगी, तो ये शायद हो सकता है कि ये नया ही फाइनेंशियल ईयर शो करे 2024-2025 का, ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। अब हम न्यू फाइनेंशियल ईयर में रहते हुए ओल्ड फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे क्या होता है, एरर आता है कि नहीं। तो अभी हम लोग किस में हैं, अभी हम लोग है 2024-2025। ऑल्ट F2 की मदद से देख सकते हो कि फ्रॉम 2024 टू 2025 का हमारा फाइनेंशियल ईयर है। और इसमें वाउचर पे जाते हैं और हम बैक डेट का, अगर हम कोई भी जैसे कि मान लो सेल ही करना चाहे, परचेज करना चाहे, और F2 दबा के हमने 2024 की जगह हमने क्या लिया, एंड की प्रेस करके, सॉरी, हम एंड कीज प्रेस करके 2024 की जगह 2003 ले लेते हैं, ठीक है, और एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे आ गया दोबारा से एरर कि अब आप पहले वाले डेट में ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पहले वाले डेट में ट्रांजेक्शन्स करना है तो दोबारा से फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम देखो, हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स फाइनेंशियल ईयर को चेंज करने के बाद अब इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में नहीं कर सकते, नहीं तो यहाँ पे कॉर्नर में एक एरर शो होने लग जाएगा, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें दोबारा से फाइनेंशियल ईयर को चेंज करके 2023 टू 2024 करना होगा। तो ऑल्ट F2 और यहाँ पे एंड की प्रेस करके यहाँ पे 3, फिर एंड की प्रेस करके 4, ठीक है। तो 2023 टू 2024 पे एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके बाद हम वाउचर दोबारा से हम लोग पहले वाले ईयर में कर सकेंगे। तो फिर वाउचर पे क्लिक करके कोई भी एंट्री करना हो तो F2 दबा के इस बार हम देखो, अभी 2024 आ रहा है ना, तो अब इसमें नहीं होगा, जैसे ही एंटर दबाएंगे तो एरर शो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं 2023 करता हूँ, ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं कर पाऊंगा, कोई भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर पाऊंगा। तो यही चीज़ है कि जिस भी फाइनेंशियल ईयर में रहते हैं उसके पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का कोई भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते और अगले वाले फाइनेंशियल ईयर का भी कोई ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसके लिए हमें अगर आगे का फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना होगा तो हमें सबसे पहले जाना होगा अपने गेटवे गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करके हमें नेक्स्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर ऑप्ट करना होगा। वही अगर बैक फाइनेंशियल ईयर में कोई भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो दोबारा से गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करके हमें बैक वाले फाइनेंशियल ईयर को लिखना होगा। तब जाके हम बैक ईयर में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर में भी ट्रांजेक्शन्स को ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या मैं आज की क्लास में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजेक्शन करना हो तो क्या करना चाहिए, तो मैंने जस्ट अभी बता दिया कि लास्ट ईयर में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स करना है तो हमें सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर चेंज करके लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही हम कोई भी एंट्री को कर सकेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा फाइनेंशियल ईयर,
कि हम चेंज करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, हमें क्या क्या करना पड़ता है फाइनेंशियल ईयर को चेंज करने से पहले। ठीक है, तो होप सो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय।